न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। बात करेंगे 2024 के चुनाव की, जिसको लेकर अभी से हलचल तेज हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी बार बार ये नारा देते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। पीएम मोदी बिना भेदभाव के विकास की बात कहते हैं। अब सवाल यह है, क्या अब की बार 2024 में जब वोटिंग होगी तो फिर धर्म की दीवार टूटेगी क्या? 2024 के चुनाव में किसके मुरीद होने जा रहे हैं मुसलमान? इसी सवाल को लेकर चर्चा करेंगे आज। वीडियो वायरल, पद्मश्री कादरी मोदी के कायल। आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को चुने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक वीडियो को ब्रांडिंग कराने के लिए वायरल करवाया जा रहा है, लेकिन इस देश में एक व्यक्ति को पुरस्कार दिलवा करके करोड़ों लोगों के खिलाफ नफरत का एजेंडा चलवा करके सरकार अपने दाग नहीं धो सकती है। मोदी का अभियान विकास में नहीं, हिंदू मुसलमान। वे वोट बैंक के तुष्टीकरण में जुटे हुए थे, हम देशवासियों के संतुष्टिकरण में समर्पित है। भाजपा की नीति और नीयत सामने आ गई। एक पुरस्कार एक अल्पसंख्यक को दिया और उसे भी चौराहे पे खड़ा कर। मोदी ने भरी हुंकार, दिल जीतेंगे इस बार। लोगों ने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि 2024 में भाजपा को कोई नहीं हरा सकता, लेकिन हमें इस देश के हर नागरिक का दिल जीतना है। मोदी जी का एहसान अदा करने के लिए अब के मेरा पूरा घर बीजेपी को वोट दूंगा। 2024 का मोदी प्लान, किसके मुरीद मुसलमान? शुरुआत उस वीडियो के जिक्र से करेंगे। ये वीडियो है पद्मश्री से सम्मानित कलाकार शाह रशीद अहमद कादरी साहब का। कादरी साहब ने प्रधानमंत्री मोदी को पद्मश्री के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि यह सम्मान मुझे कांग्रेस शासन के दौरान नहीं मिला। मैंने सोचा था बीजेपी सरकार मुझे यह सम्मान नहीं देगी, लेकिन आपने मुझे गलत साबित कर दिया। ये पद्मश्री कादरी की भावनाएं। लेकिन पीएम मोदी भी जब कल बीजेपी के स्थापना दिवस पर बोले तो उन्होंने बिना भेदभाव के विकास और चुनाव के साथ दिल जीतने की बात कही। इसी को लेकर तो सवाल है, 2024 का मोदी प्लान, आखिर किसके मुरीद मुसलमान? इसी पर चर्चा करेंगे। मैं जल्दी से आपका परिचय करा देती हूँ खास मेहमानों का पैनल जो इस वक्त हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है। आपका परिचय कराते हैं हम। यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है पद्मश्री शाह रशीद अहमद कादरी साहब, खुद यहाँ पर मौजूद हैं। जरा जल्दी से एक बार जोरदार तालियां कादरी साहब के लिए। पद्मश्री से नवाजा गया है कादरी साहब को, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो कादरी साहब ने जिस तरीके की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कही, बिल्कुल इनकी उम्मीदों से परे जाकर ये सम्मान इनको मिला है। बाकी मेहमानों का भी परिचय करा दूं, उसके बाद कादरी साहब आपसे ही सबसे पहले बातचीत शुरू करेंगे। मुफ्ती शमून कासमी साहब, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है। फिरोज बख्श साहब, पूर्व चांसलर हैं मानू के, वो हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, इस वक्त आप देख रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हाजिर खान साहब, मुस्लिम स्कॉलर, प्रोफेसर जुनैद हारिस, जामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, और शोएब जमई चेयरमैन हैं इंडिया मुस्लिम फाउंडेशन के, जामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। तो सबसे पहले तो कादरी साहब आप बताइए जरा मेरे दर्शकों को आपका अनुभव। आपको बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मोदी सरकार के समय में आपको ये इतना बड़ा अवार्ड, इतना बड़ा सम्मान मिलेगा, ऐसा क्यों? नहीं, मेरे को बिल्कुल यकीन नहीं था कि बीजेपी गवर्नमेंट में मेरे को ये अवार्ड मिलेगा, क्योंकि मेरा अपना ख्याल था ये बीजेपी गवर्नमेंट मुसलमानों से नफरत करती है और मुसलमानों को कुछ नहीं देती। ये सोच के मैं अप्लाई करना बंद कर दिया था। और अब जबकि ये अवार्ड मिल गया है तो सोच में तब्दीली हुई? फिलहाल तब्दीली भी हमेशा के लिए नहीं है। अभी तब्दीली हो गई है। अभी क्या तब्दीली हुई है फिलहाल? फिलहाल ये तब्दीली हुई कि जो कांग्रेस के दौर में मेरे को अवार्ड नहीं मिला, मोदी जी मेरे को ये अवार्ड दिए, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ उनका। और आपको ऐसा लगा कि जो आपकी सोच थी शायद उस पर आपको दोबारा गौर करना चाहिए? जो सोच थी आपकी? नहीं, दोबारा गौर करना तो अभी तो नहीं, बात की बात है वो। क्या ये जो सोच है कि मोदी को लेकर मुसलमानों के बीच एक हवा सा बनाया गया है, ये सोच राजनीति ने बनाई है मोदी और मुसलमानों के बीच फासला बनाने के लिए? सबसे पहले रुमाना जी,
मैं कादरी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। आप पद्मश्री से नवाजे गए हैं और हमारे लिए बड़ा फ़ख्र की बात है। इस साल और 5 मुसलमानों को भी दिया गया। देखिए, मोदी साहब नहीं बल्कि भारत सरकार, उसमें पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ है, आरएसएस है, बीजेपी है, तमाम लोग हैं। ये पूरा एक सिस्टम है। अगर आप पद्म अवार्ड्स की बात करें तो इससे पहले भी 1954 से जो शुरू हुआ, लगभग 95 मुसलमानों को जो है पद्म भूषण मिल चुका है। लगभग 23% मुसलमानों को जो है वो पद्म विभूषण। मुद्दे से भटकिए मत। नहीं, देखिए, हम यहाँ पर क्रिस्प बात करने आए हैं, किसको क्या मिल चुका है वो अलग बात है। यहाँ सवाल इस सोच को लेकर है, सवाल इस सोच को लेकर है कि देश का एक आम मुसलमान नागरिक जो ये महसूस करता था कि साहब मोदी राज है तो भाई मोदी सरकार में तो मुझे कुछ नहीं मिल सकता, जिसकी सोच ऐसी थी कि मोदी सरकार तो मुसलमानों से भेदभाव करती है, और उसको जब वो बड़ा सम्मान मिलता है तो मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या इसके लिए देश की राजनीति जिम्मेदार है कि देश की राजनीति ने और कुछ पार्टियों ने मुसलमानों को मोदी का हौवा दिखाया? अब मैं जवाब दूं जी, मुझे 1 मिनट दीजिए। एक कहावत है, मुंह में राम बगल में छुरी। हाँ। ये जो आपने कहा कि सोच बदलेगी, कैसे सोच बदलेगी? एक तरफ आप कहते हैं कि यहाँ से कि जी हमने पद्मश्री दे दिया हमारी सरकार ने तो हमारे तारीफ करिए, हमें वोट दीजिए, आप कह रहे हैं, चीख चीख के कह रहे हैं। और दूसरी तरफ वही कर्नाटका जहाँ से कादरी साहब आते हैं, उसी कर्नाटका में मुसलमानों के लिए जो रिजर्वेशन था ओबीसी के तहत, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ख़त्म कर दिया। यानी वो मुसलमान जो इस रिजर्वेशन का लाभ उठा करके वो पढ़ रहे थे, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन मिल रहा था, वो सब डिनाई हो गए, वो सब खत्म कर। उसी कर्नाटका में जहां से कादरी साहब आते हैं, वही कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी। बात बता दो 1 मिनट, और अब माइक नीचे रख दीजिए। भारतीय जनता पार्टी, अब माइक नीचे रख दीजिए। खोल रहा हूं तो आपको बुरा नहीं, लग रहा नहीं खोल रहे है। हैं। वहीं आप पर गलत हिजाब के मुद्दे पर आप 1.5 लाख मुसलमान, सर एक मुद्दे पर बात कीजिए। आपने पहले रिजर्वेशन की बात की, रिजर्वेशन खत्म नहीं किया गया, ईडब्ल्यूएस के अंदर उसको शिफ्ट किया गया, ये गलत बयानी मत कीजिए। ये क्या बात करते हैं? 1 मिनट, आपने यहाँ पर खड़े खड़े जो इस शख्स पर आरोप लगा दिया, हमारी तारीफ कीजिए, आपसे कहा जाएगा और आप तारीफ करेंगे मोदी सरकार की। कैसे कह रहे हैं? एक सेकंड, आपने अभी अभी ये बात कही है, आपने अभी अभी हमारा आरोप आप पे। कादरी साहब को तो मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ। सर, आपको किसी ने कहा था कि तारीफ कीजिए मोदी सरकार की? मुझे किसी ने भी नहीं कहा, ये मेरे दिल की बात थी जो मेरी ज़बान पे आ गई है। ठीक है, आपको किसी ने नहीं कहा। अब मुझे ये बताइए शमून कासबी साहब कि वहां से ये बात कही जाती है कि साहब नहीं मोदी तो मुसलमानों के खैर का हो ही नहीं सकते हैं, वो पूरी फहरिस्त लेकर बैठे हुए हैं। अब किसके राज के अंदर मुसलमानों के साथ इतना इंसाफ हुआ कि आप मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं? क्या राजनीति में मुसलमानों के साथ इंसाफ होता आया है? क्या मोदी का हवा मुसलमानों को दिखाना कितना जायज है? जी बताइए। देखिए, 1947 से और आज तक मुसलमानों को ठगा गया है, और उन मीडिएटरों के ज़रिए से जो मुसलमानों के तथाकथित प्रोफेशनल नेता कहलाते थे, उन्होंने इतनी दूरियां पैदा कर दी कि मुसलमानों के दिमाग में ये बिठाने का प्रयास किया कि ये भाजपा और आरएसएस तुम्हारी दुश्मन है, अगर ये आएंगे तो तुम्हारी नागरिकता ख़त्म कर देंगे, तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे, तुम्हारी सारी सुविधा ख़त्म कर देंगे। आज उसका एग्जाम्पल ख़ुद कादरी साहब हैं कि उन्होंने ये कहा कि मैं सोच नहीं सकता था कि भाजपा की सरकार में मुझे ये सम्मान मिल सकता है। मैं रोमाना जी आपको बता रहा हूँ, मैं खुद इसके लिए इसका पीड़ित हूँ कि मुझे 2004 कलेक्टर 4 कप्तान कबीर अवार्ड के लिए लिख चुके थे। उस वक्त जायसवाल जी डिप्टी यहाँ होम मिनिस्टर थे, मेरा नाम यहाँ तक आया, मुझे कबीर अवार्ड नहीं दिया गया। कांग्रेस के राज में कह रहे हैं आप? कांग्रेस के राज में। और मुझसे ये कहा गया भाई ये तो सेटिंग पे मिलता है। अच्छा, यानी यूपी सरकार से निकलता हुआ यहाँ आया वो। अच्छा। और हमने उस वक्त सांप्रदायिक दंगों में अपनी जान पे खेल के अपने हिंदू भाइयों की जान बचाई थी। अब रहेगी बात, मैं उस पे कहना चाहता हूँ, अभी रिजर्वेशन की बात जो है, रिजर्वेशन जो है धर्म की बेस पर नहीं मिलता, वो रिजर्वेशन ओबीसी की बेस पर मिलता है। बहुत सारे लोगों को, सबको उसमें ओबीसी में शामिल कर दिया था। वो रिजर्वेशन खत्म नहीं हुआ, उसमें फिर ये गुमराह करेंगे लोगों को, ये मुसलमानों को फिर भ्रमित करेंगे। मैं आज ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मुसलमान जितना इस सरकार में खुश है, इतना क्यों खुश है? इसलिए कि कहीं दंगा नहीं हो रहा है, दंगा
मुक्त है। ठीक है, मैं उस पर आऊंगी। आप मुझे ये बताइए जुनैद हारिस साहब, जो बात इस तरफ से कही गई है कि साहब मुसलमानों को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है, अगर ये सरकार कहती है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं, सबके लिए हम काम कर रहे हैं, अब जितनी योजनाएं हैं क्या उसका लाभ मुसलमानों को नहीं मिल रहा है? फिर ये हवा मोदी सरकार का, बीजेपी सरकार का कि मोदी पता नहीं मुसलमानों को कितना बड़ा दुश्मन है, ये क्यों दिखाया जाता है सर? देखिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, अभी भी इस बात को मैं कह रहा हूँ कि नीतियाँ तय करती हैं कि किसके लिए क्या हो रहा है। कादरी साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और 100% इनकी बातों से मैं इत्तेफाक करता हूँ। हमारे मुल्क का जो संविधान है उसके अकॉर्डिंग हिंदू और मुसलमान में कोई फ़र्क थोड़े है। अब अगर समाज में किसी वजह से इस तरह का कि अगर कोई धारणा पैदा होती है, इन्होंने भी कहा ये कार्यकर्ताओं के जरिया जो मुसलमानों को डराने धमकाने की कोशिश होती है, ये खतरनाक है। मोदी जी पर कोई इल्जाम नहीं है। नहीं, तो यहाँ कटघरे में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं को क्यों खड़ा किया जाए? यहाँ कटघरे में शोएब जमई को क्यों ना खड़ा किया जाए? यहाँ कटघरे में जुनैद हारिस को क्यों ना खड़ा किया जाए? वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जलाया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जलाया। नीतीश कुमार आरजेडी की सरकार है वहां पर, आप उसको कटघरे में खड़ा नहीं करते हैं, आप वहां पर बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हैं। सर ये तो जनरलाइजेशन हो गया ना, ये तो जनरलाइजेशन हो गया। देखिए, ऐसा है कि मैंने बीजेपी, सर जिम्मेदारी से बात कीजिए, जिम्मेदारी से। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आप आरोप मत लगाइए सर, जिम्मेदारी से बात कीजिए। हाँ, देखिए ऐसा है कि तरबियत की वाकई ज़रूरत है कि देश के जो राजनेता हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, वो देश के निर्माण की कोशिश क्या करें, किसी कम्युनिटी विशेष के लिए वो मुसीबत ना बने। नेता पहुंच जाते हैं टोपी लगाकर, इफ्तार पार्टियां करते हैं उनके लिए, जमीन पर उनके लिए कुछ काम हो या ना हो, मुसलमान उनका गुणगान करते हैं। और एक सरकार जो कहती है कि साहब हम सबके लिए काम करते हैं बिना किसी भेदभाव के। आप मुझे बताइए, जो राशन बांटने का काम मोदी सरकार में किया जा रहा है, क्या उसमें मुसलमानों को चुनकर उनको राशन नहीं दिया जा रहा या दिया जा रहा है? प्रधानमंत्री आवास के तहत क्या मुसलमानों को चुनकर घर नहीं दिया जा रहा या दिया जा रहा है? शौचालय बनवाए गए जब, तो क्या मुसलमानों के घरों में शौचालय नहीं बनवाए गए या बनवाए गए? सर आ रही हूं, एक मिनट, सबकी बात हो जाए। देखिए रुमाना जी, बात यह है कि जो देश का प्रधानमंत्री बनता है जी, मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री की उम्मीदवार थे, लेकिन जब उन्होंने देश के प्रधानमंत्री की शपथ ली तो वो 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री हैं और उन्हें ये मानना होगा कि हमें 135 करोड़ हिंदुस्तानियों, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे लोगों के लिए विकास का काम करना होगा। आप ये कह रहे हैं कि आम मुसलमान को, कुछ मुसलमानों के जो रहनुमा हैं वो बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ। ये तकरीरों में कहते हैं आरएसएस तुम्हारे लिए जहर है। हाँ। और फिर दूसरी तकरीर में कहते हैं वो अच्छे लोग हैं। हाँ। उनसे हमारे अच्छे ताल्लुकात है। साहब आपके अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे ताल्लुकात क्यों खराब करवा रहे हैं? ये बड़ा सवाल है ना गुलाम सरवर साहब, जो बात कह रहे हैं फिरोज बख्श साहब कि साहब आम मुसलमान के दिल में आप फिर ये जहर के बीज क्यों बो रहे हैं कि कादरी साहब जैसा आम मुसलमान, उसको ऐसा लगता है कि साहब अब तो बीजेपी सरकार आ गई, अब तो मोदी सरकार आ गई, अब मेरा कुछ नहीं होने वाला। देखिए रुमाना साहबा, एक तो मैं आज रोज़े से हूँ, दूसरा मेरी इतनी लंग पावर नहीं है कि मैं चिल्लाऊँ, तो अपने सभी काबिल दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे बीच में थोड़ा सा रखना ना डालें। मैं इनकी बात की, सरवर साहब की बात की तायीद करता हूँ। और शायर मशरिक़ इकबाल ने एक बात कही थी कि कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो मेरे जो दोस्त राइट पे खड़े हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो ये लाइन है कि दौरे ज़माना दुश्मन है हमारा, ये हिंदुस्तान के लिए दुश्मनी की बात नहीं करनी चाहिए। मैं सबसे पहले कादरी साहब को मुबारकबाद देने के बाद ये भी कहूँगा कि मुबारक और पावन महीना है रमज़ान का, और ये इस सरकार ने, चाहे मोदी जी कहें या सरकार कहें या गवर्नेंस कहें, ये अवार्ड इनको देके एक बहुत बड़ा काम किया है, एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। और ये कुछ लोग हमारे दोस्त ये कह रहे हैं, जो मैं समझ रहा हूँ कि टोकनिज़म है, आम मुसलमान को के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। पिछले 8.5-9 साल से मोदी जी ने अपने उन अल्फाज को बिल्कुल सामने करके दिखाया है कि मुसलमान हमारी संतान की माफिक हैं, हम उनके साथ बराबरी का सलूक करेंगे। और उन्होंने अपने एक सबसे पहले जो मीटिंग करी थी 2014 में, उन्होंने ये कहा था, मैं हर मुसलमान के एक हाथ में कंप्यूटर और एक में कुरान देखना चाहता हूँ। आपने 5 साल लगातार कोशिश की तो मायूसी भी बहुत होती होगी, क्या लगता था? नहीं, मैं बिल्कुल मायूस हो गया था और मेरे को यकीन हो गया था कि अब मेरे को ये अवार्ड नहीं मिलने वाला है।
और कुछ जो अपनी खुद एतमादी है उस पर भी कहीं ना कहीं शक होता होगा कि साहब मैं इस काबिल भी हूँ या नहीं हूँ, इस तरीके के ख्याल आते थे? नहीं, शक नहीं होता था। मेरे को पूरा यकीन था कि मेरे को मिलेगा, क्योंकि मेरा प्रोफाइल इतना मोटा प्रोफाइल है जो किसी कारीगर के पास भी नहीं है। मेरे को यकीन था, मगर मेरा यकीन टूट गया मेरा। तो 5 साल लगातार उस दौरान कांग्रेस के शासनकाल में आपने अप्लाई किया? लगातार हर साल करता था। मैं जो काम करता हूँ मैं वो काम के पीछे पड़े रहता हूँ, छोड़ता नहीं। मगर ये बीजेपी गवर्नमेंट आने से मैं वो कोशिश करना छोड़ दिया। और इस बार जब आपको मिला तो फिर आपने वो जो इतना बड़ा पोर्टफोलियो बनाया हुआ था वो सब आपने कुछ नहीं भेजा इस बार? कोई खर्चा भी नहीं हुआ इस बार? नहीं, मैं 2014 से कोई खर्चा नहीं करा, कोई प्रोफाइल नहीं भेजा मैं। आपकी जान पहचान में किसी और को ये अवार्ड मिला इन सालों में जब आप कोशिश कर रहे थे इस अवार्ड के लिए? अब देखिए, 5 जिलों का एक रीजन है बीदर में, 5 जिलों का एक रीजन है कल्याण कर्नाटक। ये कल्याण कर्नाटक में 74 ईयर्स में किसी को भी नहीं मिला, जो मेरे को पहली बार मिला ये। ठीक है, तो यकीनन आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है इस बार। जी। बिल्कुल। तो देखिए तालियां किस तरीके से आपके लिए बज रही है। मुझे लगता है 2 और बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जरा सा मैं उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। फैसल अली डार साहब हैं, इनको भी पद्मश्री से नवाजा गया है मोदी सरकार के दौरान ही। आप देख सकते हैं जफर सरेशवाला साहब पूर्व चांसलर मानो कि वो भी हमारे साथ जुड़ गए। पहले जरा डार साहब का रुख करते हैं और डार साहब से जानते हैं, डार साहब आपको भी क्या इसी तरीके से यकीन नहीं हुआ था जब आपको ये अवार्ड मिला? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मुझे 25 जनवरी को कॉल आया MHA से। तो जब मुझे कॉल आया तो आई वाज शॉक्ड दैट टाइम। मुझे अजीब सा फील हुआ। पहले मुझे पता भी नहीं था कि पद्मा अवार्ड होता क्या है, क्योंकि हम यहाँ पर कश्मीरी लोग हमेशा स्ट्रगल पे ही रहते हैं, चाहे स्पोर्ट्स हो कोई भी फील्ड हो। बट मेरे लिए एक सरप्राइज़ था, एक शॉकिंग था मेरे लिए कि मैं इतने बड़े अवार्ड से नवाजा जाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस सरकार में मुझे पहली बार ये मौका मिला कि हमें इतना बड़े प्लेटफॉर्म पे जाना है और वहाँ पर इतनी बड़ी रिकॉग्निशन हासिल होगी। और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे काम को, जो मेरा 18 साल का स्ट्रगल था, और जो जिस इलाके में मैं रहता हूँ, एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में, वहाँ से मुझे चुना गया और इतनी छोटी एज में मुझे इस पुरस्कार से नवाजा गया। और आपके दोस्तों, रिश्तेदारों, जिसने भी इस खबर को सुना, उनका रिएक्शन क्या था? जिस बात का जिक्र कादरी साहब यहाँ स्टूडियो में मौजूद है वो कर रहे हैं कि साहब हमने तो सोचा ही नहीं था कि बीजेपी सरकार, मोदी सरकार में किसी मुसलमान को इतने बड़े सम्मान से नवाजा जाएगा। आपके यहाँ भी इसी तरीके का कुछ रिएक्शन था क्या? बिल्कुल। मैं पहला पद्मश्री अवार्डी हूँ जम्मू कश्मीर से स्पोर्ट्स कैटेगरी में। तो पूरे हमारे कश्मीर, जम्मू कश्मीर यूटी के लिए एक सरप्राइज़ था इतना बड़ा अवार्ड जो स्पोर्ट्स में पहला मिला है। और सब लोगों ने बधाइयाँ दी और सब लोग खुश हुए और सब लोग अब स्पोर्ट्स पे काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये अवार्ड ऐसा होता है कि इसके लिए कोई रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई इसका कोई एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। और भारत सरकार ने मुझे कैसे चुना, और मैं 2 साल से इनको फॉलो भी करता हूँ, देख रहा हूँ कि ये उन लोगों को दे रहे हैं ये अवार्ड्स जो डिजर्विंग वाकई ग्राउंड रूट से जुड़े हैं और जो वाकई काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए, अपने देश को बढ़ावा करने के लिए। और ये बड़े फख्र की बात है पूरे हमारे आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भारत सरकार, मोदी सरकार उन लोगों को इस सम्मान के लिए चुन रही है जो जमीन से जुड़े हुए हैं, वाकई इसके हकदार हैं। मतलब वो जो आरोप इस सरकार पर लगते हैं कि साहब ये सरकार तो हर काम जो है वो राजनीति के चश्मे से करती है, ये सरकार तो हर काम जो है वो हिंदू मुसलमान के नजरिए से करती है, तो फिर उन आरोपों को आप किस रूप में देखते हैं? मैं तो एक स्पोर्ट्स एथलीट हूँ, मैं इन चीज़ों को नहीं समझ सकता कि ये इन चीज़ों ऐसे प्लेटफॉर्म पर नहीं लाना चाहिए। एक जो रिवोल्यूशन आ रखा है, अगर हम सरकार की तरफ देखेंगे, जिन लोगों को हक मिल रहा है, जो वाकई हक के हकदार होते हैं, उनको हक मिल रहा है, जो ग्राउंड से जुड़े हैं उनको चुना गया है और उनको सामने लाके उनको मौका मिल रहा है, उनको एनकरेजमेंट मिली ताकि वो ज़िंदगी में कुछ और बेहतर कर सके, अपने देश के लिए कुछ कर सके। मुझे इस एज में मिलने के बाद मुझे ये लग रहा है कि मुझे और अच्छा करना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार मेरे साथ जुड़ी है, मुझे एक आइकन बनाया गया है जम्मू कश्मीर से, ताकि मुझे यहाँ पर और अच्छा काम करने के लिए मौका मिले। आपको यकीन नहीं था कि मोदी सरकार में एक मुसलमान को ये सम्मान मिल सकता है? यही दिल की बात है। शुक्रगुजार हूँ और उनका एहसान अदा करने के लिए अब के मैं बीजेपी को वोट दूंगा। मैं ये तय कर लिया है आपने? आप बीजेपी को वोट देंगे? बीजेपी को अब की बार, हमेशा की बात नहीं, अब की बार। पहले कभी दिया है? मैं शुरू से कांग्रेस वोटर हूँ, लेकिन इस बार आप बीजेपी को वोट देंगे? उनका एहसान अदा करना है। क्या
मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।